हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे रैपिड रिवीजन रूट में। यस, तो आज जो टॉपिक हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो है टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। यस, इनवॉइस चैप्टर। वैसे देखा जाए तो इसका वेटेज काफी कम है अदर चैप्टर से कंपेयर किया जाए तो, फिर भी एक प्रैक्टिकल पार्ट से देखो लाइफ के तो काफी इंपॉर्टेंट है। यस, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इनवॉइसेस, जब इनवॉइस की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड हमारे दिमाग में जो आता है वो है टैक्स इनवॉइस। वो है टैक्स इनवॉइस। आप में से काफी लोगों ने टैक्स इनवॉइस देखा होगा, ये सीरियल में देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो ये फॉर्मेट आपके सामने है। कुछ इस तरह से होता है ये टैक्स इनवॉइस, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती है, जिस डिटेल्स को एक एक कॉम हम डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इनवॉइस पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज द कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस। यस, टैक्स इनवॉइस के कंटेंट में क्या होता है, नेम एड्रेस जीएसटीआईएन ऑफ द सप्लायर, इसके बाद में रिसिपिएंट का जीएसटीआईएन यूएन नेम एड्रेस सब चीजें। ये रहा देखो, कस्टमर का नाम है, रेसिपिएंट का नाम, सप्लायर का नाम, जीएसटीआईएन नंबर, सब चीजें। फिर होता है इसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में जाता है सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन कि आप किस चीज का सप्लाई कर रहे हो। यस, किस चीज का आपने सप्लाई किया है। और उसके साथ में आता है एचएसएन कोड। यस, एचएसएन कोड यानी उस पर्टिकुलर सप्लाई या गुड्स को दिया हुआ जीएसटी के अंदर का एक कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यस, क्लासिफिकेशन कोड। इसके बाद में कितनी क्वांटिटी आपने बाई की है वो, इस पे रेट क्या लगाया है, यस, पर क्वांटिटी रेट आपने क्या लगाया, ये सारी चीजें। जब हम एचएसएन की बात करते हैं तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम हो तो उस केस में एचएसएन होता है 4 डिजिट्स का, और वो भी बी टू बी वाले केस में कंपलसरी होता है और बी टू सी वाले केस में ऑप्शनल होता है। यस, और जब हम बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर की, तब बी टू बी हो या बी टू सी हो, दोनों में कंपलसरी होता है एचएसएन कोड, जो कि होता है 6 डिजिट का। तो ये बातें होगी सब एचएसएन कोड के बारे में। इसके अलावा अगर रिवर्स चार्ज का टैक्स इनवॉइस होगा, रिवर्स चार्ज, उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना अगर है तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि टैक्स पे होने वाला है रिवर्स चार्ज में। यस, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद में देखो और क्या क्या चीजें आती हैं, और आता है किस तारीख को ये इनवॉइस बनाया है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। यहाँ देखो पूरा डिटेल दिया है इनवॉइस नंबर के साथ, रेफरेंस नंबर भी दिया है। इनवॉइस नंबर कैसा होता है ये बताया है, 16 कैरेक्टर्स का होता है, अल्फा न्यूमरिक ये सब मिक्स होता है। नंबर से अल्फाबेट्स, स्मॉल अपर केस लोअर केस सब चीजें। इसके बाद में देखिएगा शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस भी दिया होता है, ताकि इससे हम ये देख पाए बिल टू शिप टू क्या हो रहा है। फिर इसके बाद में पूरा डिस्क्रिप्शन लगेगा कि आपने क्या लगाना है, सीजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है, आईजीएसटी लगाना है, सेस लगाना है, जो भी लगाना है डिस्क्रिप्शन होगा। टैक्सेबल वैल्यू होगी, यस, जिसके ऊपर जीएसटी के रेट्स लगने वाले हैं, और अकॉर्डिंगली वो रेट्स यहाँ पे मेंशन करने होंगे कि कितना रेट हमने जब टैक्सेबल वैल्यू पे लगाया तो हमें टैक्स का अमाउंट मिला। तो ये सारी चीजें। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नेचर। यस, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इशूइंग द इनवॉइस, और अगर डुप्लीकेट इनवॉइस होगा तो मेंशन करना पड़ेगा कि ये डुप्लीकेट है। तो ये सारी डिटेल्स होती है बेटा एक टैक्स इनवॉइस की। ऐसा बनता है पूरा टैक्स इनवॉइस, इसको कहते हैं कंटेंट ऑफ द टैक्स इनवॉइस। यस, ध्यान में रखिएगा नॉलेज के हिसाब से। अगला कंसेप्ट आता है ई इनवॉइसिंग। अब हो क्या गया था, अभी जैसे जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ रहा है तो इनवॉइस भी इलेक्ट्रॉनिक हो गए। यस, इनवॉइस भी इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ रहा है वैसे वैसे देखो पेपर्स का वर्क कम हो रहा है, और ई इनवॉइस का काफी बेनिफिट्स भी हम देखते हैं। पहले तो बेनिफिट्स ई इनवॉइस का, इसमें सर है ना, इसमें ना एक तो पेमेंट जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैन्युअल फीड करके मैन्युअल इनवॉइस बनाने की जरूरत ही नहीं है, और मैन्युअल इनवॉइस बना के आपको लिफाफे में डाल के फिर पोस्ट करना होता है। वो बायर के पास जब भी ये रिसिपेंट के पास जब भी जाएगा तब रिसिपेंट पेमेंट करेगा। और इस केस में सर ई इनवॉइस जनरेट करो, पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ विद इन द सेकंड चला जाएगा, पेमेंट भी जल्दी हो जाएगा। सो पेमेंट अर्ली होने लगे, इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो गया, पेपर्स एलिमिनेट हो गए, कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन हो गया। यस, नहीं तो किसी ना किसी को रखना पड़ेगा ना कि भैया बिल जनरेट करो, फिर जाके इसे कुरियर पे लगाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्यूरेसी अच्छी हो गई, यस, कहीं ना कहीं हमारा रिकंसिलेशन अच्छा होगा, एक्यूरेसी अच्छी हो गई। यस, तो ये ई इनवॉइस के सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए ई इनवॉइस का कंसेप्ट लाया गया। अब देखिएगा पहले जब ई इनवॉइस का कंसेप्ट लाया गया था तब ये टर्नओवर लिमिट जो आज 5 करोड़ की आपको दिख रही है ना, ये टर्नओवर लिमिट हुआ करती थी 50 करोड़। फिर 50 का 20 किया, 20 का 10 किया और 10 का
5 किया। अब किसी भी बिजनेस टू बिजनेस वाले केस में अगर एक पैन पे एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन वाले चैप्टर में हमने देखा था। यस, तो किसी का एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो कंपलसरीली ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। यस, इसमें फायदे बहुत है। देखो, जब मैन्युअल इनवॉइस जनरेट करते थे ना, तो हो सकता था आपको कंटेंट तो बता दिया कि जीएसटी में इनवॉइस के अंदर इतने सारे कंटेंट होने चाहिए, लेकिन हो सकता फॉर्मेट अलग अलग हो। कोई लेफ्ट साइड में लिखेगा कस्टमर का डिटेल्स, तो कोई राइट साइड में लिखेगा। यस, कोई लेफ्ट साइड में साइन करना होगा तो कोई राइट साइड में साइन करेगा। ऐसे फॉर्मेट्स डिफर हो गए, तो इस कारण है ना, रिकंसिलिएशन कहीं ना कहीं प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं ई इनवॉइस का कंसेप्ट लाके कॉमन फॉर्मेट सबको दे दिया। पोर्टल पे जाइएगा, पोर्टल पे पूरा डिटेल डाल के आपको सेम फॉर्मेट का इनवॉइस मिलेगा। कहीं ना कहीं इससे एक्यूरेसी काफी अच्छी हो जाएगी। यस, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो, 5 करोड़ क्रॉस करने के बावजूद भी किन लोगों को ई इनवॉइस करने की जरूरत नहीं है। यस, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग का रिक्वायरमेंट इन्हें लागू होगा नहीं। 5 करोड़ क्रॉस भी हो जाओ तो भी लागू होगा नहीं। कौन है ये खुशनसीब? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, issuer or banking company, GTA supplying in relation to transportation of goods by road, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। यस, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं आपको, मान लो आप बस में ट्रेवल करने गए और कंडक्टर बोलता है ये लो ई इनवॉइस। इतना बड़ा इनवॉइस लेके क्या करेंगे, हमको तो छोटी टिकट दे दो, वही सफिशिएंट है। इसलिए यहाँ पे इनवॉइस को कंपलसरी नहीं किया गया है। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। सिनेमा हॉल में जाओगे तो क्या इनवॉइस थोड़ी देते बैठता है, टिकट देता है छोटा सा। A government department and local authority accept रजिस्ट्रेशन फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 51। तो इन लोगों को ई इनवॉइस का क्लॉज लागू होता नहीं है। अगर 5,000 के ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस भी हो जाए तो भी इन लोगों को ई इनवॉइस लागू होगा नहीं। अब देखो बेटा, ई इनवॉइस जनरेट कैसे होता है। सबसे पहले टैक्स पेयर अपने खुद के अकाउंटिंग सिस्टम में, ईआरपी सिस्टम में, वो प्रॉपरली पूरा डाल के इनवॉइस को जनरेट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ ई इनवॉइस। पूरा इनवॉइस जनरेट कर लेगा। अब इस इनवॉइस को वो अपलोड करेगा ऑन इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसे हम कहते हैं आईआरपी। यस, ये इनवॉइस जो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम से जनरेट हुआ है ना, ई इनवॉइस के फॉर्मेट में, ये अपलोड होगा आईआरपी पे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जैसे ये सारा डिटेल्स इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा हमारा ई इनवॉइस विद यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, with a unique invoice reference number which is digitally signed, और क्यूआर कोड भी होगा। और इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है 64 कैरेक्टर्स का। यस, जैसे ही आईआरएन जनरेट हो जाएगा, ये इनवॉइस का पीडीएफ हम रिसीवर को भेज देंगे, सप्लायर रिसिपिएंट को भेज देगा, ये लो भैया आपका इनवॉइस, इसे आपको पे करना है। और इसके अलावा जैसे ही ये इनवॉइस जनरेट होगा ना, ये आपने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जीएसटी के एक पोर्टल पे आपने जाके यहाँ पे पूरा डिटेल भरा है, तो ऑटोमेटिकली ये पोर्टल से पूरा हम जीएसटी का जो सिस्टम है और ईवे बिल का सिस्टम है, इन दो पोर्टल पे ये पूरा डिटेल सेंड कर देंगे। यानी अंदर ही अंदर ये पूरी डिटेल्स एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल की ओर भेज देंगे। यानी मैंने जो डिटेल यहाँ पे इनवॉइस की आईआरपी पे भरा है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जो मैंने इनवॉइस जनरेट किया है, इसका पूरा डिटेल विद इन अ सेकेंड जीएसटी पोर्टल पे चला जाए। यस, जो कि रिटर्न भरते वक्त काफी काम आएगा, क्योंकि रिटर्न भरते वक्त आपको अलग से उधर पूरी डिटेल भरने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहां से अमाउंट होगी ट्रांसफर, यहां से डिटेल्स होगी ट्रांसफर उस पोर्टल पे, और वैसे ही ईवे बिल सिस्टम पे भी चला जाएगा। ईवे बिल तुरंत जनरेट हो जाएगा, उधर भी हमको मैन्युअल डेटा फीडिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं। यही यह चीज बोली है। सर, क्या हम आईआरपी पे जनरेट हुए वहां आईआरएन कैंसिल कर सकते हैं? आईआरएन बेटा, आईआरएन कैंसिल कैसे होता है देखो। आईआरएन when needed the seller can cancel IRN for an invoicing portal by reporting it on IRP within specified time. Yes, आप आईआरएन पे, आईआरपी पे जो भी आईआरएन जनरेट हुआ है ना, इनवॉइस जनरेट हुआ है ना आईआरपी पे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, उसको आप कैंसिल कर सकते हो, अमेंड नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। उसको कैंसिल जरूर कर सकते हो आप। यस, कैंसिल जरूर कर सकते हो। अगर आपको चेंजेस करना है ना, तो फिर जीएसटी पोर्टल पे जाओ।
यानी अमेंडमेंट के लिए हमें जाना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पे और कैंसिल के लिए जाना पड़ेगा आईआरपी पे। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे कैंसिल होगा, अमेंडमेंट नहीं होगा, और जीएसटी पोर्टल पे अमेंडमेंट हो सकता है। तो ये बात है ई इनवॉइसिंग के बारे में। अभी बात करेंगे बेटा क्यूआर कोड। जब से देखिएगा फोन पे गूगल पे आया ना, ये क्यूआर कोड बहुत फेमस होने लगा है। यस, सो क्यूआर कोड, यस, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड आपको इनवॉइस पे भी देना जरूरी है, ई इनवॉइस पे भी देना जरूरी है। सर क्या होता है उसके अंदर, एक बार अगर इस क्यूआर कोड का जो इनवॉइस पे दिया है आपके, उसको स्कैन कर लोगे ना, तो ये डिटेल्स आपके सामने आ जानी चाहिए। क्या? जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर, जीएसटीएन ऑफ द रिसिपिएंट, इनवॉइस नंबर गिवन बाय द सप्लायर, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस के अंदर वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू, नंबर ऑफ आइटम्स, एचएसएन कोड, यूनिक रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ आईआरएन। ये सारा डिटेल्स आपको उस क्यूआर कोड को स्कैन करते से मालूम पड़ जाएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है बेटा डायनामिक क्यूआर कोड। डायनामिक क्यूआर कोड क्या होता है मैं आपको बता दूं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कभी डीमार्ट गए होंगे या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी, जैसे काफी बिग ह्यूमन है, या कोई अच्छा बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका सेल्स बहुत है, टर्नओवर बहुत ज्यादा है, या मैं ऐसा कह सकता हूं जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है। यस, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है। अगर आपने ऐसे कोई स्टोर में विजिट किया है, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मैं कोई सुपर शॉप का देता हूँ, सुपर मार्ट का देता हूँ, डी मार्ट का देता हूँ। यस, डी मार्ट में एक बार आप जाओ, वहां पे जब आप जाके विजिट करोगे ना, तो जब आप बिलिंग काउंटर पे आते हो और आप उनको कहते हो भैया मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो देखो आजकल क्या होने लगा है मैं आपको बताता हूँ। पहले ऐसा हुआ करता था कि आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होता था, अमाउंट भी आपको फीड करनी होती थी और पासवर्ड डालना होता था। आजकल क्या होता है, ऐसे अगर 500 करोड़ के ऊपर वाले टर्नओवर वाले स्टोर्स में अगर आप जाओ और वहां पे जाके आप बिलिंग काउंटर पे जाके बोलो भैया ऑनलाइन पेमेंट करता है ना, तो वो एक छोटी सी स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, और जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे ना, डायरेक्टली आप पासवर्ड वाले पेज पे आ जाओगे। यस, अभी आपको अमाउंट दिखेगा और आपको सिर्फ पिन वहां पे एंटर करना है। जैसे आप पिन एंटर करोगे वैसे ही पेमेंट हो जाएगा, आपको अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं डायनेमिक क्यूआर कोड। नॉर्मल क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको अमाउंट डालनी होगी, उसके बाद पिन जनरेट करना होता है, पिन डालना होता है और फिर पेमेंट होती है। डायनेमिक क्यूआर कोड में आप स्कैन करो, आप डायरेक्टली पिन वाले पेज पे आ जाओगे। यस, आपको सिर्फ अमाउंट दिखेगी कि ये टोटल अमाउंट है, वो पिन डालते वक्त भी आपको अमाउंट दिखेगी, आपको पिन डालना है, हाथों हाथ उस अमाउंट का पेमेंट हो जाएगा। तो ये होते हैं डायनेमिक क्यूआर कोड। अब देखिएगा 500 करोड़ के ऊपर जिसका भी टर्न हो उसको कंपलसरी डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करना होगा, लेकिन इन लोगों को नहीं करना होगा। देखो, क्या ये वही तो नहीं है जो ऊपर ई इनवॉइस के रिक्वायरमेंट से भी एग्जम्प्ट हो गए थे? यस, ये वही तो है। इंश्योरेंस, बैंकिंग, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ये देखो सिनेमा हॉल वाले, है ना, ये सारे वही तो है। इनको जरूरत नहीं होती डायनेमिक क्यूआर कोड की। यस, डायनामिक क्यूआर कोड में कुछ ये एफएक्यूज है, बोल सकते हैं हम, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ये आप पढ़ सकते हो वैसे मॉडल से, और एक बार मैं शॉर्ट में इसका समरी दे देता हूँ आपको। यस, एक रिवाइज करवा देता हूँ। देखो बेटा, इसमें ना ये बोला गया है कि डायनामिक क्यूआर कोड आपको जरूरी तो है, लेकिन मान लो कभी कभी क्या होता है, जैसे डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है, बट 2-3 बार वो कस्टमर ट्राई करता है, बट पेमेंट नहीं हो पाता है प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द बैंक सर्वर। हो सकता है बैंक के सर्वर की कुछ गड़बड़ होगी। तो उस केस में होता क्या है, कस्टमर बोलता है जान दो भैया, क्यूआर कोड तो जनरेट हो गया, इसका पेमेंट मैं कैश में कर दूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आधे अमाउंट कैश में दिया है, आधा अमाउंट क्यूआर कोड जनरेट करके दिया है, डायनामिक क्यूआर कोड। तो ये सारे केसेस है। सर अगर ऐसे ऐसे हुआ तो क्या करना है? एकदम इजी है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बस प्रैक्टिकल केसेस है। यस, जैसे अगर इसमें ऐसा तो बोल नहीं सकते कि डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट किया और कैश में सामने वाला पेमेंट करके गया, तो यानी आपने कंप्लाई नहीं किया। नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते। हमने कंप्लाई करने की कोशिश की थी, बट कस्टमर ने नहीं किया, तो इसमें हम उस सेलर को लायबल नहीं ठहरा सकते। तो उस केस में ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने क्यूआर कोड, डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई कर लिया है। तो दीज आर द डीमिंग प्रोविजंस, ऐसे मान लिया जाता है कि आपने कंप्लाई किया है। यस, तो आप इसको एक बार पढ़ोगे तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। इजी, एकदम इजी है। नाउ आगे बढ़ते हैं। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। यस सर, कोई दिक्कत हो गई कोई इनवॉइस में, क्या उसको रिवाइज करवा के दे सकते हैं? देखो, ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कंसेप्ट सबसे ज्यादा आपको कब समझ में आएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर में वो पढ़ते हो ना, कि 30 दिन के अंदर अगर लाइबल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन के डेट से 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया 30 दिन के अंदर। यस, तो उस केस में क्या होता है आपको पता है?
उस केस में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है फ्रॉम द डेट ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये होती है उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो डेट नहीं होती जब सर्टिफिकेट मिला। अब हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ लायबल ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके तो सर्टिफिकेट जब तक के मिला, जब तक 10 दिन बीत गए। अब ये 10 दिन में मैं टैक्स इनवॉइस तो दे नहीं सकता। क्यों? जीएसटीआई नंबर ही नहीं आया। सर्टिफिकेट आएगा तब नंबर आएगा। तो ये 10 दिनों में आपने जो भी सप्लाई किया होगा उसका एक कच्चा इनवॉइस आप दे दो, और उसके बाद में जब आपका जीएसटीआई नंबर आ जाएगा तो आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे सकते हो। तो ये है रिवाइज टैक्स इनवॉइस। यस। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस देखो कब इशू नहीं होता। टैक्स इनवॉइस जब इशू नहीं होता तब कंसोलिडेटेड इशू इनवॉइस इशू करेंगे। अब देखो कंसोलिडेटेड इशू कब करेंगे? व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस सप्लाइड इज लेस देन 200, recipient is unregistered and recipient does not require such invoice। हो सकता है recipient को इनवॉइस की जरूरत नहीं है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस लेके करेगा क्या? वैसे भी आउटपुट टैक्स को भरोगे तो ही तो आईटीसी मिलेगा। अब इस इनपुट का उसको जरूरत ही नहीं है कुछ टैक्स का। जैसे हम होते हैं समझो अनरजिस्टर्ड, जाते हैं कोई भी स्टोर पे, पार्ले जी का एक पैकेट खरीद लिया तो सर उसके हमने टैक्स पे किया है 10 रुपए के अंदर। अब क्या 10 रुपए के अंदर जो टैक्स पे किया है वो आपको एज आईटीसी मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको आगे जरूरत ही नहीं है आउटपुट टैक्स की, इसलिए आपको नहीं मिलता। या आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो इसलिए आपको नहीं मिलता। तो उन केसेस में कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस जनरेट हो जाता है। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एक ऐसा इनवॉइस होता है, इसमें ऐसे सारे सारे रिसिपिएंट्स को एक साथ में एक जगह पे ला देते हैं कि भैया इनवॉइस तो जनरेट कर दिया और एक ही इनवॉइस में सबका इनवॉइस जनरेट कर दिया। ऐसा नहीं कि एक एक का अलग अलग करते बैठो। जब उनको इनवॉइस की जरूरत ही नहीं है तो फिर मैं अलग अलग इनवॉइस क्यों दूं? फिर मैं मेरे फुर्सत के हिसाब से या फिर मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मैं एक ही इनवॉइस में सबके नाम ऐड कर देता हूं। वो बन गया कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। इससे मेरा काम इजी हो जाएगा। यस। तो ये होता है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। नाउ और भी अदर तरह के टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स। अभी तक के हमने सिर्फ टैक्स इनवॉइस देखा है, और देखते हैं अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में क्या आता है। बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, है ना, पेमेंट वाउचर। दिख रहा है आप सभी को? ये है वो। अब आप अगर एक एक चीज गौर करो ना, हमारे मॉड्यूल में जब हम देखेंगे ना बेटा, तो हर एक के लिए हमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसमें ये कंटेंट होता है, इसमें ये कंटेंट होता है, इसमें मैंने भी वो डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख रखा है। देखो इसमें ये कंटेंट होता है, इसमें ये कंटेंट होता है, इसमें ये कंटेंट होता है। और ऑब्जर्व करोगे ना 95%, 95% बोल रहा हूँ, 5% का रिजर्व रखा है। 95% आपको कंटेंट सेम मिलेगा जो आपने टैक्स इनवॉइस में देखा। क्या ये चीज आपने टैक्स इनवॉइस में नहीं नोटिस की? नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर। देखो यही वहां यहाँ लिखा है, यही यहाँ लिखा है, यही यहाँ लिखा है। यस। तो कंटेंट पढ़ते वक्त ध्यान रखना 95% सेम है, सिर्फ मीनिंग ध्यान रखना कि मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं बिल ऑफ सप्लाई। सर अब याद आया बिल ऑफ सप्लाई क्या? सेक्शन नंबर 10 कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो देना पड़ता है, तो वहां इशू होता है बिल ऑफ सप्लाई। जहां टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होता है, जहां टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे इशू होता है बिल ऑफ सप्लाई। यस, वहां इशू होता है बिल ऑफ सप्लाई। यह लिखा भी है कंपोजिशन लेवी के अंदर। रिसिप्ट वाउचर कभी भी होता है ना, कोई ट्रांजैक्शन में आपको एडवांस मिल जाता है, भले ही आप सप्लाई 1-2 महीने बात करो, लेकिन आज के डेट पे आपको एडवांस मिल गया। अगर आपको एडवांस मिल गया तो सामने वाले को कुछ तो देना पड़ेगा ना एज अ प्रूफ कि हाँ भाई आपने हमारे पास एडवांस जमा किया है। तो रिसिप्ट वाउचर एज अ प्रूफ देते हैं उस एडवांस के अगेंस्ट में। यस। और मान लो कोई कारण से अगर इस एडवांस को आपको वापस लौटाना पड़ा तो इसके अगेंस्ट हम देते हैं रिफंड वाउचर। सो रिफंड वाउचर इज इश्यूड अगेंस्ट द रिसिप्ट वाउचर। जो भी एडवांस आपको मिला है उसको वापस देने के लिए जो डॉक्यूमेंट आप इश्यू करते हो वो रिफंड वाउचर होता है, जो रिसिप्ट वाउचर को कैंसिल कर देता है, एडवांस पेमेंट वापस कर देता है। तो ये होता है रिफंड वाउचर। अब देखो बेटा इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर एकदम इजी तरह से अगर मैं बताऊं ना, तो इनवॉइस और पेमेंट वाउचर वो इशू करता है जिसको 9394 में टैक्स पे करना होता है। हाँ सर 9394 रिवर्स चार्ज। ओ, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट जब टैक्स पे करता है ना तो 9394 के तहत उसको उसको पेमेंट वाउचर इशू करनी होती है सप्लायर को कि भैया आपके ऊपर का टैक्स मैंने पेमेंट कर दिया है। तो वो होता है पेमेंट वाउचर। ये होता है पेमेंट वाउचर। यस, यहां तक हो गया क्लियर। इसके बाद में जो हमें देखना है, ये देखना है अगला टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट डिलीवरी चालान। अगला टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट डिलीवरी चालान। सर डिलीवरी चालान क्या होती है? कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सप्लाई के नहीं होते,
फॉर एग्जाम्पल जॉब वर्क का केस में क्या होता है, आप रॉ मटेरियल सामने वाले को भेजोगे तभी वो फिनिश गुड्स बना के देगा ना। आपने प्लाईवुड भेजा तभी उसने डेस्क बेंच बना के दिया। यस, आप प्लाईवुड भेजोगे नहीं, रॉ मटेरियल भेजोगे नहीं तो फिनिश गुड्स कैसे मिलेंगे? तो रॉ मटेरियल भेजना तो पड़ेगा। तो क्या ये मैंने जॉब वर्क को कुछ तरह सप्लाई किया है क्या? नहीं, मुझे उसके लिए थोड़ी कोई कंसिडरेशन मिल रहा है, ना ही ये पूरा का पूरा उधर परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा हूं। तो जॉब वर्क का केस जब होता है तो उस केस में जब मैं रॉ मटेरियल भेज रहा हूं, ये सप्लाई तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जब फैक्ट्री से ट्रक उस जॉब वर्क की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट लगेगा ना। तब लगता है रूल 55 का चालान, जिसे कहते हैं डिलीवरी चालान, कि ये गुड्स वहां पे डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, ये गुड्स सप्लाई के लिए नहीं जा रहे, बट वहां डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, वहां से वापस आ जाएंगे, उसे कहते हैं रूल 55 की चालान। यस, अगेन उसका कंटेंट भी सिमिलर होता है। यस, और तीन तीन ट्रिप्लिकेट्स होते हैं, इसके तीन कॉपीज होती है रूल 55 की चालान, एक कंसाइनर के पास, एक कंसाइनी के पास, एक ट्रांसपोर्टर के पास, और ईवे बिल में भी डिक्लेयर करना होता है ये चीज कि डिलीवरी चालान है और वो पर्पस के लिए जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिएगा केसेस, supply of liquid gas where quantity at the time of removal from the place of business of the supplier is not known. In case of supply of liquid gas, लिक्विड गैस की सप्लाई जब होती है ना तो हमें क्वांटिटी नहीं पता होती कि उस ट्रक उसको पर्टिकुलर कंटेनर में कितना क्वांटिटी आएगा। यस, तो उस केस में होता है डिलीवरी चालान। यस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बायो सप्लाई, जो मैंने आपको जॉब वर्क का एग्जांपल दिया था वो, और गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेंगी वो, ये होगा डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान पे एक सीरियल नंबर होता है 16 कैरेक्टर्स का, और ये रहा पर्टिकुलर्स एज इट इज 90% 95% सेम। तो ये हो गया डिलीवरी चालान। और देखिएगा किन केसेस में डिलीवरी चालान इशू करते हैं हम, एसकेडी सीकेडी कंडीशंस। सर एसकेडी सीकेडी, सेमी नॉक्ड डाउन और कंप्लीटली नॉक्ड डाउन, ये लिखा है यहाँ पे। एसकेडी सीकेडी होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने विंड मिल देखा होगा, पवन चक्की। यस, पवन चक्की, विंड मिल। अब विंड मिल में केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कई लोकेशन पे आपको विंड मिल को लगाना है, तो कैसे होगा, आप विंड मिल को बना के लेके जाओगे क्या ट्रक के ऊपर, ऐसा पूरा स्टैंड करके उसको प्रॉपरली जा ही नहीं पाएगा। क्या करना पड़ेगा सर, एक एक स्पेयर पार्ट्स को तोड़ तोड़ के अलग अलग ट्रक्स में ले जाना पड़ेगा। यस, और वहां जाके असेंबल करना पड़ेगा। मान लो अभी सबसे पहला ट्रक निकला है जिसके अंदर एक पंखा था, विंड मिल का, पवन चक्की का एक पंखा। फिर सेकंड निकला, उसके अंदर मोटर थी। यस, थर्ड ट्रक निकला, उसमें एक और पंखा था। चौथा ट्रक निकला जिसके अंदर उसका पूरा स्टैंड था। पांचवा ट्रक निकला जिसमें बेस के पूरे टूल्स रिग्स थे, जो नट वगैरह लगते हैं उसके अंदर बड़े बड़े वो थे। फिर और एक ट्रक निकला, उसमें और एक पंखा था। ऐसे अलग अलग ट्रक में वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो सर तब हम क्या डॉक्यूमेंट इशू करें? तो उसके लिए कहा जाता है, इन केस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ गुड्स सप्लायर शैल इशू कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट। इनवॉइस तो इशू कर दो पहले कंसाइनमेंट के साथ में, और जो आगे के कंसाइनमेंट आएंगे ना, जैसे एक पंखे के बाद में मोटर आई थी, फिर स्टैंड आया था, फिर अगला पंखा आया था, उसके वक्त आप डिलीवरी चालान दोगे। यस, उस वक्त आप क्या दोगे, डिलीवरी चालान। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यस, तब रहेगी डिलीवरी चालान। या फिर कभी हो सकता है कि आप कोई आर्ट या गैलरीज के अंदर अपनी पेंटिंग्स को वहां पे प्रेजेंट करने के लिए ले जाओगे, कहीं एग्जीबिशन हो रही है तो वहां आप अपने गुड्स लेके जा रहे हो, उस वक्त भी क्या इशू करना होगा, डिलीवरी चालान। सो चलिएगा हम आ गए इस चैप्टर के एकदम एंडिंग पोर्शन में, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, देखिएगा क्रेडिट नोट डेबिट नोट एकदम एकदम इजी वे में आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मैंने गुड्स है ना भेज दिए 10 किलो। यस, लेकिन लेकिन मैंने इनवॉइस में लिखा है 12 किलो ही गए, और इनवॉइस पे 12 किलो के हिसाब से हिसाब जोड़ दिया, जबकि गुड्स कितने गए थे, 10 ही किलो गए, एक्चुअल में 10 किलो पहुंचे। अब जब वैसे ही मैंने इनवॉइस बना दिया, ये पूरा डेटा तो जीएसटी पोर्टल पे चला गया। यस, अब क्या करूं सर, पूरा डेटा जीएसटी पोर्टल पे चला गया। अब लीगल वैलिडिटी ये है, पोर्टल ये बोलता है 12 किलो भेजा था, मैं बोल रहा हूँ अरे सर गलती हो गई, 10 किलो ही था। नहीं, पोर्टल बोलता है 12 किलो, प्रूफ। तो ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट एक तरह का एक लीगल प्रूफ होता है, एक तरह का एक लीगल प्रूफ होता है। देखो, इट इज अ लीगल मेथड, credit note debit note supplementary invoice is a convenient legal method by which value of the goods or services in original tax invoice can be revised, अमेंड और रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको अब बताना है कि भैया 10 किलो ही पहुंचा था, तो एक काम करो, 2 किलो का क्रेडिट नोट दे दो।
फिर हम क्या करेंगे, हम रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट नोट या डेबिट नोट देना एक लीगल मेथड है जीएसटी के अंदर, जिससे आप ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस में जो भी गुड्स और सर्विसेज आपको अमेंड करनी है आप कर सकते हो। तो अगर आपको उस इनवॉइस का वैल्यू रिड्यूस करना है, ऐसे इनवॉइस का वैल्यू आपको रिड्यूस करना है, तो इश्यू होगा क्रेडिट नोट। अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है, आपने भेजा 10 किलो, इनवॉइस पे था 8 किलो, तो 2 किलो का और का एडिशन करना पड़ेगा ना। तो जब आपको एडिशन करना है तब डेबिट नोट, और जब आपको वैल्यू को डिक्रीज करना है, टैक्स इनवॉइस की वैल्यू को डिक्रीज करना है, तो क्रेडिट नोट। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंक्रीज करना है तब डेबिट नोट और डिक्रीज करना है तब क्रेडिट नोट। यस, सो इसी तरह से हमारा इनवॉइस नाम का चैप्टर बेटा यहाँ पे खत्म होता है। और चलिए आप सभी लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, आज के लिए लाए एक ताजा खबर। यस, हमारी रेगुलर बैचेस शुरू होने जा रही है सीए इंटर टैक्सेशन की 21 सितंबर से 21 सितंबर, और सीए फाउंडेशन सारे सब्जेक्ट की बैचेस शुरू होने जा रही है 25 सितंबर, और वो भी बहुत शॉकिंग प्राइस पे। यस, क्या आप जानना चाहते हो शॉकिंग प्राइस को? तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको बैच का पूरा डिटेल विद शॉकिंग प्राइस पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं बेटा आपको हम हमारे रेगुलर बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय।